चलिए आ जाइए। तो परिवहन खत्म हो गया था, अगला चैप्टर हेडिंग मरवाए थे भारत के उद्योग। अब क्वेश्चन आंसर भी होगा, क्वेश्चन आप देखे होंगे लगा हुआ है, ठीक है। भारत के उद्योग। अगर औद्योगिक विकास देखा जाए तो भारत में औद्योगिक विकास ब्रिटिश काल में ही होना प्रारंभ हो गया था। अंग्रेजी काल में ही भारत में औद्योगिक विकास होना प्रारंभ हो गया था।
फुलफिल करती है तो वह भारत में व्यापार करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। 1991 के तीसरे औद्योगिक नीति आने से पहले भारत में व्यापार विकास ब्रिटिश काल में होना प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश काल में होना प्रारंभ हुआ।
ब्रिटिश काल में होना प्रारंभ हुआ।
तथा तीसरी औद्योगिक नीति की घोषणा 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 जुलाई 1991 ईस्वी में जुलाई 1991 ईस्वी में हुई। इस औद्योगिक नीति में ही उदारीकरण, इस औद्योगिक नीति में ही उदारीकरण, निजीकरण, इस औद्योगिक नीति में ही उदारीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण 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 की नीति की घोषणा हुई। वैश्वीकरण की नीति की घोषणा हुई। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। चलिए अब आगे हेडिंग मारिएगा, लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग। अब समझिएगा आप, एक लाइन लिखिए उसमें पहले डैश देकर, लौह इस्पात उद्योग को डैश दे, लौह इस्पात उद्योग में डैश देकर लिखिएगा। इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। 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 इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है क्योंकि इस उद्योग पर इस उद्योग पर कई अन्य उद्योग जैसे मशीनरी उद्योग, मशीनरी उद्योग कोमा औजार उद्योग, औजार मशीनरी उद्योग कोमा औजार उद्योग इत्यादि निर्भर करता है। चलिए
अब देखिएगा, देश का पहला लौह इस्पात उद्योग, देश का पहला लौह इस्पात उद्योग जो है पश्चिम बंगाल के कुल्टी में स्थापित किया गया था। देश का पहला लौह इस्पात उद्योग पश्चिम बंगाल के कुल्टी में, पश्चिम बंगाल के कुल्टी में 1874 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और पश्चिम बंगाल के कुल्टी में 1874 ईस्वी में देश का जो प्रथम लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया था, इसका नाम रखा गया था बंगाल आयरन वर्क्स। इसका नाम रखा गया था बंगाल आयरन वर्क्स, बंगाल आयरन वर्क्स। इसका नाम रखा गया था बंगाल आयरन वर्क्स। और जो इसका नाम बंगाल आयरन वर्क्स रखा गया था, इस बंगाल आयरन वर्क्स में लोहा बनना प्रारंभ हुआ, लेकिन ब्रिटिशों ने इस उद्योग को उतना पैसा उपलब्ध नहीं करवाया जितना की जरूरत इस उद्योग को था। तो फंड के अभाव के कारण, रुपया के अभाव के कारण यह उद्योग बंद हो गया, यह उद्योग बंद हो गया। और भले ही यह भारत में स्थापित प्रथम लौह इस्पात उद्योग है, लेकिन यह असफल उद्योग है, लेकिन यह असफल उद्योग है, असफल उद्योग है, असफल उद्योग है। फंड के अभाव के कारण यह उद्योग बंद हो गया। तत्पश्चात बंगाल की सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया, यानी बंगाल की सरकार जो है इसको खरीद लिया, इसको ले लिया। और बंगाल की सरकार इसका अधिग्रहण करके इसका नाम बदलकर बराकर आयरन वर्क्स रखा, बराकर आयरन वर्क्स रखा। इसका नाम बदलकर बराकर आयरन वर्क्स रखा, बराकर आयरन वर्क्स रखा। यह तो उद्योग असफल हो गया। इसके बाद आपको जमशेदजी टाटा के द्वारा उस समय के बिहार और आज के झारखंड, उस समय के बिहार और आज के झारखंड में जमशेदपुर, 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 जमशेदपुर के अंतर्गत एक शहर था साकची। जमशेदपुर एक बड़ा टाउन है, उसमें एक साकची नामक स्थान है। जमशेदपुर के साकची नामक स्थान पर स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर, स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी के संगम पर, खरकई नदी के संगम पर, खरकई नदी के संगम पर जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 ईस्वी में, जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 ईस्वी में एक उद्योग की स्थापना की गई, जिसे नाम दिया गया टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। उसको शॉर्ट में कहा जाता है टिस्को, शॉर्ट में कहा जाता है टिस्को, शॉर्ट में टिस्को कहा जाता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टी टाटा, आई से आयरन, एस से स्टील, सीओ से कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। यह आपको 1907 में उस समय के बिहार, वर्तमान के झारखंड में जमशेदपुर के साकची नामक स्थान पर स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर 1907 में स्थापित किया गया था। और यह जो टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी,
यह भारत का प्रथम सफलतम लौह इस्पात उद्योग है। यह भारत का प्रथम सफलतम लौह इस्पात उद्योग है। यह भारत का प्रथम सफलतम लौह इस्पात उद्योग है। और देखिए, लौह इस्पात उद्योग को, लौह इस्पात उद्योग की स्थापना आखिरकार बंगाल, झारखंड, ओडिशा के क्षेत्र में ही क्यों हुआ? इसके पीछे रीजन था। देखिए, जैसे मान लिया जाए आपको चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए आपको चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, गैस चाहिए, लाइटर चाहिए, इतना कुछ चाहिए, और एक आदमी भी चाहिए, और पानी भी चाहिए, बर्तन भी चाहिए, इतना कुछ चाहिए। ठीक है, इतना कुछ चाहिए चाय बनाने के लिए। उसी प्रकार से, और अगर मान लिया जाए इतना कुछ उपलब्ध है तो चाय आराम से बन जाएगा। उसी प्रकार से लौह इस्पात उद्योग को चलाने के लिए कच्चा माल चाहिए, कोयला चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए यानी विद्युत चाहिए, मजदूर चाहिए। ये सब चीज जहां पर उपलब्ध होगा वहां पर लौह इस्पात उद्योग का विकास हो जाएगा। तो कच्चे माल, कोयला, श्रम यानी मानव श्रम, इस सब की उपस्थिति इस क्षेत्र में जो है आपको देखने को मिलता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ। तो यहां पर अगर आपसे सीधा पूछा जाए देश का प्रथम लौह इस्पात उद्योग कब और कहां स्थापित हुआ, तो पश्चिम बंगाल के कुल्टी में 1874 में। लेकिन यहीं पर पूछा जाए देश का प्रथम सफलतम लौह इस्पात उद्योग कब और कहां स्थापित हुआ, तो आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में। और अगर नाम पूछेगा तो टिस्को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टिस्को हो जाएगा। तो नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। लिखिए, लिखिएगा, स्टार मार के। देश का प्रथम लौह इस्पात उद्योग देश का प्रथम लौह इस्पात उद्योग देश का प्रथम लौह इस्पात उद्योग 1874 ईस्वी में 1874 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से पश्चिम बंगाल के कुल्टी में बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से पश्चिम बंगाल के कुल्टी में बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से पश्चिम बंगाल के कुल्टी में बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से पश्चिम बंगाल के कुल्टी में बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से स्थापित किया गया। लेकिन फंड के अभाव के कारण
लेकिन फंड के अभाव के कारण यह उद्योग असफल हो गया। यह उद्योग असफल हो गया। बाद के वर्षों में बंगाल की सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया। बाद के वर्षों में बंगाल की सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया। बाद के वर्षों में बंगाल की सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया। बाद के वर्षों में बंगाल की सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया। इसका अधिग्रहण कर लिया और नाम अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम बदलकर अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम बदलकर और इसका नाम बदलकर और इसका नाम बदलकर बराकर आयरन वर्क्स कर दिया और इसका नाम बदलकर बराकर आयरन वर्क्स कर दिया और इसका नाम बदलकर बराकर आयरन वर्क्स कर दिया और इसका नाम बदलकर बराकर आयरन वर्क्स कर दिया और इसका नाम बदलकर बराकर आयरन वर्क्स कर दिया और इसका नाम बदलकर बराकर आयरन वर्क्स कर दिया। चलिए अब अगला पॉइंट, ये एक पॉइंट हो गया, इसके बाद अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। भारत का प्रथम सफलतम लौह इस्पात उद्योग 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 टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। 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 टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, जिसे संक्षेप में टिस्को कहा जाता है। जिसे संक्षेप में टिस्को कहा जाता है। जिसे संक्षेप में टिस्को, TISCO, जिसे संक्षेप में टिस्को कहा जाता है। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में 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 जमशेदपुर के साकची नामक स्थान पर जमशेदपुर के साकची नामक स्थान पर है तो लिखा हो, जमशेदपुर के साकची नामक स्थान पर जमशेदपुर के साकची नामक स्थान पर स्वर्णरेखा नदी और स्वर्णरेखा नदी और स्वर्णरेखा नदी और स्वर्णरेखा नदी और स्वर्णरेखा नदी और
स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी के संगम पर, स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी के संगम पर जमशेदजी टाटा के द्वारा जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया। जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया। इस लौह इस्पात उद्योग को कोयला की प्राप्ति, इस लौह इस्पात उद्योग को कोयला की प्राप्ति झड़िया झारखंड में न है जी। इस लौह इस्पात उद्योग को कोयला की प्राप्ति झड़िया से और लौह अयस्क की प्राप्ति और लौह अयस्क की प्राप्ति झारखंड के सिंहभूम और ओडिशा के बादाम पहाड़ और गुरु महिसानी से होता है। ओडिशा के बादाम पहाड़ और गुरु महिसानी से होता है। ओडिशा के बादाम पहाड़ और गुरु महिसानी से होता है। ओडिशा के बादाम पहाड़ और गुरु महिसानी से होता है। ओडिशा के बादाम पहाड़ और गुरु महिसानी से होता है। ओडिशा के बादाम पहाड़ और गुरु महिसानी से होता है। इस लौह इस्पात संयंत्र के लिए कोलकाता बंदरगाह इस लौह इस्पात संयंत्र के लिए कोलकाता बंदरगाह निर्यात का कार्य करता है। चलिए इसके बाद आगे देखिएगा। इसके बाद जो है आगे आपको और भी कई सारे लौह इस्पात उद्योग की स्थापना हुई, जैसे पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में, जो है पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में दामोदर नदी के तट पर, पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में दामोदर नदी के तट पर इसको IISCO इसको लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1918 ईस्वी में हुई। फिर आपको कर्नाटक में वर्ष 1923 ईस्वी में
शिमोगा जिला में भद्रा नदी के तट पर, कर्नाटक के शिमोगा जिला में भद्रा नदी के तट पर, कर्नाटक के शिमोगा जिला में भद्रा नदी के तट पर, भद्रा नदी के तट पर विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी की स्थापना हुई। विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। तो नीचे से लिखिएगा अगला पॉइंट। पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में दामोदर नदी के तट पर, पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में दामोदर नदी के तट पर पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में दामोदर नदी के तट पर पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में दामोदर नदी के तट पर 1918 ईस्वी में 1918 ईस्वी में 1918 ईस्वी में ईस्वी में 1918 ईस्वी में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। कॉस्ट में इसको IISCO कॉस्ट में इसको यहां पे लिखा हुआ है IISCO। नदी का जिक्र कर दिए हैं, स्टेट का जिक्र कर दिए हैं और ईस्वी का जिक्र कर दिए हैं ना, हो गया है। लिखिए आगे आगे। कर्नाटक के शिमोगा जिले में, अगला पॉइंट, कर्नाटक के शिमोगा जिले में कर्नाटक के शिमोगा जिले में कर्नाटक के शिमोगा जिले में भद्रा नदी के तट पर कर्नाटक के शिमोगा जिले में भद्रा नदी के तट पर कर्नाटक के शिमोगा जिले में भद्रा नदी के तट पर 1923 ईस्वी में 1923 ईस्वी में 1923 ईस्वी में विश्वेश्वरैया आयरन विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई।
विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। फुल स्टॉप। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। फुल स्टॉप। चलिए, अभी तक जितना भी स्टील कंपनी के विषय में हम आपको बताए हैं, ये सभी ऐसा स्टील कंपनी है या ये ऐसा लौह इस्पात उद्योग है जिसकी स्थापना आजादी से पहले हुआ है। अब हम बात करेंगे आजादी के बाद जो देश के अलग अलग शहरों में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना हुई है उसकी बात करेंगे। और देखिए, जो आपको कर्नाटक में स्थित विश्वेश्वरैया लौह इस्पात उद्योग है, यह कोयला क्षेत्र से दूर स्थित है। यह कोयला क्षेत्र से दूर स्थित है। कोयला क्षेत्र से दूर स्थित है। देखिए, कोयला क्षेत्र की अगर आप बात करेंगे तो भारत में कोयला पाया जाता है झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। मुख्य तौर पर भारत में कोयला इन्हीं राज्यों में पाया जाता है। ऐसे थोड़ा बहुत कोयला तो लगभग पूरे भारत में भी पाया जाता है। थोड़ा बहुत कोयला लगभग पूरे भारत में भी पाया जाता है, लेकिन मुख्य तौर पर जो कोयला पाया जाता है बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो जो ये विश्वेश्वरैया लौह इस्पात संयंत्र है, यह एक ऐसा लौह इस्पात संयंत्र है जो कोयला क्षेत्र से दूर स्थित है। आपसे पूछा जाता है कौन लौह इस्पात संयंत्र है जो कोयला क्षेत्र से दूर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा विश्वेश्वरैया। तो उसी लाइन में कंटिन्यू, जहां पर आप फुल स्टॉप मारे हैं उसी में कंटिन्यू लिखिएगा। यह एक ऐसा लौह इस्पात उद्योग है 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 जो कोयला क्षेत्र से दूर स्थित है, जो कोयला क्षेत्र से दूर स्थित है। जो कोयला क्षेत्र से दूर स्थित है, जो कोयला क्षेत्र से दूर स्थित है, जो कोयला क्षेत्र से दूर स्थित है। फुल स्टॉप। चलिए अब आगे। अब आजादी के बाद जो देश के भीतर अन्य लौह इस्पात उद्योगों की स्थापना हुई है उसके विषय में चर्चा हम आपके साथ करेंगे। देखिए, जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद भारत ने पंचवर्षीय योजना को अपनाया। और भारत ने पंचवर्षीय योजना को इसलिए अपनाया क्योंकि वर्ष 1929 ईस्वी में पूरा विश्व आर्थिक संकट से जूझ रहा था। लेकिन उस समय रूस पंचवर्षीय योजना को अपनाया था और रूस पंचवर्षीय योजना को अपनाया हुआ था। इसी वजह से 1929 ईस्वी का आर्थिक संकट रूस की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव नहीं डाला। तो इसलिए जब भारत आजाद हुआ तो भारत की तत्कालीन सरकार ने यह निर्णय लिया कि क्यों ना पंचवर्षीय योजना को ही अपनाया जाए। तो रूस से प्रभावित होकर ही भारत की सरकार ने पंचवर्षीय योजना को अपनाया। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, और पहली पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने सबसे ज्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर दिया, गेहूं चावल के उत्पादन पर दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी खाना है। खाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला जोर प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर दिया गया
प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास पर बल दिया गया, और जब दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास पर बल दिया गया तो फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपको दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना, राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना और भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के मदद से हुई, ब्रिटेन के मदद से हुई। फिर आपको छत्तीसगढ़ में भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के मदद से हुई, रूस के मदद से हुई। ओडिशा में राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के मदद से हुई। ओडिशा में राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के मदद से हुई। इस बार भी 2213 दरोगा वाला परीक्षा में मेंस में पूछा था, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कहां कहां लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई। इससे पहले बीपीएससी इस प्रश्न को पूछ चुका है, बिहार पुलिस भी इस प्रश्न को पूछ चुका है, और बिहार पुलिस तो विश्वेश्वरैया लौह इस्पात संयंत्र के विषय में भी पूछ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र कर्नाटक में स्थित है, यह बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ओडिशा के राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के मदद से, छत्तीसगढ़ में भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के मदद से, और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के मदद से हुई। यह प्रश्न बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस लगभग हर परीक्षा पूछ चुका है। एसएससी, रेलवे, यूपीएससी लगभग हर परीक्षा इस प्रश्न को पूछ चुका है, और आगे भी आपसे आपके परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो नीचे से लिखिएगा अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा। आजादी के बाद भारत ने, आजादी के बाद भारत ने आजादी के बाद भारत ने पंचवर्षीय योजना को अपनाया, पंचवर्षीय योजना को अपनाया, जिसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कॉस्ट में लिख लीजिएगा 1956 से 61, जिसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कॉस्ट में लिख लीजिएगा 1956 से 61। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कॉस्ट में लिख लीजिएगा 1956 से 61, 1956 से 61। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। 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 बल दिया गया। और फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही उसी लाइन में कंटिन्यू। और फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 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 पश्चिम बंगाल में और फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से 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 ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर लो इस्पात संयंत्र दुर्गापुर लो इस्पात संयंत्र दुर्गापुर लो इस्पात संयंत्र दुर्गापुर लो इस्पात संयंत्र कोमा छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से भिलाई लो इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से भिलाई लो इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से भिलाई लो इस्पात संयंत्र और ओडिशा में जर्मनी के सहयोग से 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 ओडिशा में जर्मनी के सहयोग से राउरकेला लो इस्पात संयंत्र ओडिशा में जर्मनी के सहयोग से राउरकेला लो इस्पात संयंत्र ओडिशा में जर्मनी के सहयोग से राउरकेला लो इस्पात संयंत्र ओडिशा में जर्मनी के सहयोग से राउरकेला लो इस्पात संयंत्र की स्थापना ओडिशा में जर्मनी के सहयोग से राउरकेला लो इस्पात संयंत्र की स्थापना राउरकेला लो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। चलिए इसके बाद आगे देखिएगा। इसके बाद जो है आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1961 से 66। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान
झारखंड के बोकारो में 1964 ईस्वी में रूस की सहायता से, झारखंड के बोकारो में 1964 ईस्वी में रूस की सहायता से बोकारो लो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। तो नीचे से लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1964 ईस्वी में 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 1964 ईस्वी में रूस की सहायता से झारखंड में बोकारो लो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। झारखंड में बोकारो लो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। झारखंड में बोकारो लो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। झारखंड में बोकारो लो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। झारखंड में बोकारो लो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। झारखंड में बोकारो लो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। झारखंड में बोकारो लो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। और देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना 1966 में खत्म हुआ। उसके बाद 3 साल का योजना अवकाश रहा, 1966 से 69, फिर 69 से 74 चौथी पंचवर्षीय योजना, फिर 74 से 78 पांचवी पंचवर्षीय योजना, और फिर 78 से 80 रोलिंग प्लान। 1 वर्ष के लिए योजना आया था, 5 वर्ष के लिए नहीं बल्कि 1 वर्ष के लिए योजना आया था 1978 से 80 के दौरान। और फिर 80 से 85 छठी पंचवर्षीय योजना, और 1980 से 85 जो कि छठी पंचवर्षीय योजना है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में 2 और लो इस्पात संयंत्र काम करना शुरू किया। और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में जो 2 और लो इस्पात संयंत्र काम करना शुरू किया, उसमें एक आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया और एक तमिलनाडु में स्थापित किया गया। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम लो इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम लो इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। और जो विशाखापत्तनम लो इस्पात संयंत्र था, यह देश का प्रथम समुद्र तटीय लो इस्पात संयंत्र था, जो 1982 ईस्वी से काम करना शुरू किया। और तमिलनाडु में सलेम लो इस्पात संयंत्र था, वह भी 1982 ईस्वी से काम करना शुरू किया। और सलेम लो इस्पात संयंत्र में जो है स्टेनलेस स्टील का उत्पादन किया जाता था, स्टेनलेस स्टील का उत्पादन किया जाता है, सॉरी, सलेम लो इस्पात संयंत्र जो कि तमिलनाडु में है, इसमें स्टेनलेस स्टील का उत्पादन किया जाता है। केमिस्ट्री में बताया जाएगा स्टेनलेस स्टील क्या होता है क्या नहीं होता है। तो नीचे से लिखिएगा, लिखिएगा। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में 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 छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में
भारत में दो अन्य इस्पात संयंत्र दो अन्य इस्पात संयंत्र दो अन्य इस्पात संयंत्र दो अन्य इस्पात संयंत्र काम करना शुरू किया। दो अन्य इस्पात संयंत्र काम करना शुरू किया जिसमें 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 एक जिसमें एक विशाखापत्तनम लौह इस्पात संयंत्र जिसमें एक विशाखापत्तनम लौह इस्पात संयंत्र जिसमें एक विशाखापत्तनम लौह इस्पात संयंत्र और दूसरा सलेम लौह इस्पात संयंत्र था और दूसरा सलेम लौह इस्पात संयंत्र था और दूसरा सलेम लौह इस्पात संयंत्र था और दूसरा सलेम लौह इस्पात संयंत्र था। सलेम लौह इस्पात संयंत्र था। फुल स्टॉप। विशाखापत्तनम लौह इस्पात संयंत्र भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। विशाखापत्तनम लौह इस्पात संयंत्र विशाखापत्तनम लौह इस्पात संयंत्र विशाखापत्तनम लौह इस्पात संयंत्र विशाखापत्तनम लौह इस्पात संयंत्र भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह देश का प्रथम समुद्र तटीय लौह इस्पात संयंत्र है। यह देश का प्रथम समुद्र तटीय लौह इस्पात संयंत्र है। यह देश का प्रथम समुद्र तटीय लौह इस्पात संयंत्र है। यह देश का प्रथम समुद्र तटीय लौह इस्पात संयंत्र है। यह देश का प्रथम समुद्र तटीय लौह इस्पात संयंत्र है। यह देश का प्रथम समुद्र तटीय लौह इस्पात संयंत्र है। यह देश का प्रथम समुद्र तटीय लौह इस्पात संयंत्र है। फुल स्टॉप। सलेम लौह इस्पात संयंत्र तमिलनाडु राज्य में है। 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 यहां स्टेनलेस स्टील का उत्पादन होता 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 है। चलिए, जितना लिखाए हैं पढ़िए। ऊपर वाले लोग जाना न है, पढ़ना है। याद करवाएंगे, फिर क्वेश्चन करवाएंगे नदी वाला। ठीक है, तो इसलिए पढ़िए जल्दी। जितना लिखा है उसको पढ़िए।
पढ़ लिए। पढ़ लिए जी, चलिए बताइए, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उद्योग कौन क्षेत्र में आता? द्वितीयक। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उद्योग कौन क्षेत्र में आता? कौन क्षेत्र में आता है? द्वितीयक। इसके बाद भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित हुई है? 1900। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित हुई है? द्वितीय 1956। तृतीय किस औद्योगिक नीति में वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण को अपनाया गया? किसमें? किस औद्योगिक नीति में वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण की नीति को अपनाया? किसमें? तीसरा। इसके बाद आगे बताइएगा कि जो है आपको देश में प्रथम लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थापित हुआ? पश्चिम बंगाल के कुल्टी में ना। कब? 1800 क्या नाम था? बंगाल आयरन वर्क्स। बंगाल आयरन। आगे देश का प्रथम सफलतम लौह इस्पात उद्योग टिस्को। देश का प्रथम सफलतम लौह इस्पात उद्योग, देश का प्रथम सफलतम लौह इस्पात कहां है? ये कहां है? देश का प्रथम सफलतम लौह इस्पात उद्योग कहां है? जमशेदपुर के कौन नदी के संगम पर? स्वर्णरेखा। और इसकी स्थापना कब हुई है? कब हुई है? अच्छा, इसके बाद आगे बताइएगा कि बर्नपुर में दामोदर नदी के तट पर इसको लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई है? इसको लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई है? यह कौन नदी के तट पर है? कौन राज्य में है? विश्वेश्वरैया लौह इस्पात संयंत्र कौन राज्य में है? कौन नदी के तट पर? कब स्थापित हुआ है? कब स्थापित हुआ है? किस पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास पर बल दिया गया? आए? किस पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास पर बल दिया गया? और दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ। किसकी मदद से? ओडिशा में राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ। किसकी मदद से? छत्तीसगढ़ में भिलाई लौह इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ। किसकी मदद से? और तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान झारखंड के बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में किस देश के मदद से हुआ? रूस के मदद से। किस देश के मदद से? और फिर देश का प्रथम समुद्र तटीय लौह इस्पात संयंत्र कौन है? विशाखापत्तनम। विशाखा देश का प्रथम समुद्र तटीय लौह इस्पात संयंत्र कौन है? कहां है ये? और सलेम लौह इस्पात संयंत्र कहां है? कहां है? स्टेनलेस स्टील का उत्पादन कौन करता है? कौन करता है? इससे आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे। आ जाइए क्वेश्चन पे आ जाइए। नदियों के अपवाह निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है? यानी नदी जो बहती है, नदी के अपवाह कहने का मतलब हुआ नदी के उद्गम स्थल से लेकर संगम या मोहाना। नदी के उद्गम स्थल से लेकर संगम या मोहाना, वही नदी का अपवाह होता है। तो नदियों का अपवाह किन कारकों पर निर्भर करता है? तो नदियों का अपवाह भूवैज्ञानिक समयावधि, स्थलाकृति, ढाल, प्रवणता, उपर्युक्त सभी सब पर निर्भर करता है। सब पर निर्भर करता है। जब नदियों की जलधाराएं उस स्थान के स्थलीय ढाल के अनुसार बहती है तो मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा वृक्ष के शाखाओं की तरह अपवाह प्रतिरूप निर्माण होता है, जिसे कहते हैं वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, या इसी को कहा जाता है द्रुमाकृतिक
दुराकृतिक कर दिया है, यहां पर होगा द्रुमा, द्रुमा कृतिक, रो के जगह मो, रो के जगह मो और मो में आकार, समझ गए, मो में आकार। देखिए जो जा रहा है उसको पकड़िए, तो उसको पकड़ के उसका आई कार्ड छीनिए जल्दी। जो जा रहा है नीचे उतर रहा है, सब ज्योग्राफी पढ़ रहा है, जा रहा है नीचे, उसका आई कार्ड छीनिए, समझ गए। आई कार्ड छीन करके दीजिए, हम फाड़ देते हैं, क्लास करते रह जाएगा जीवन भर। एकदम क्लास का कोई शिष्टाचार न है, जब मन हुआ आए, जब मन हुआ गए। द्रुमा कृतिक अपवाह प्रतिरूप या वृक्षाकार, वृक्षाकार आंसर ए होगा। जब मुख्य नदियों एक दूसरे के समानांतर बहती हो तथा सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हो तो ऐसे प्रतिरूप को कहते हैं जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। पूर्ववर्ती नदियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? आप याद कीजिए, पूर्ववर्ती नदी के विषय में बहुत बात बताए हैं। वैसी नदी जो हिमालय के निर्माण के पहले से बहती है, वैसी नदी जो हिमालय के निर्माण के पहले से बहती है, उसी को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। आंसर बी सही। निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? गोमती। किसकी सहायक नदी है? गोमती। देखिए, अगर मान लिया जाए कि आपके पास क्वेश्चन नहीं है, जीएस क्या है जानते हैं? जीएस एक ऐसा विषय है जिसको जितना बार देखिएगा, जितना बार सुनिएगा, जितना बार रिवीजन कीजिएगा, उतना आपका पक्का होगा, उतना वो चीज आपका अपना होगा, और जितना उसको छोड़िएगा उतना वो चीज जो है आपका अपना नहीं होगा। मान लिया जाए कि आप क्वेश्चन लेकर के नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं, अरे बोर्ड पे क्वेश्चन है, देखिए, कम से कम आंसर देखिए, उसको याद कीजिए, समझ गए? ऐसे थोड़े होता है जी, समझ गए? तो सही निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? गोमती। महानंदा नदी का उद्गम दार्जिलिंग की पहाड़ी, दार्जिलिंग की पहाड़ी। बंदरपूछ श्रेणी से किस निम्नलिखित में से किस नदी की उत्पत्ति होती है? बंदरपूछ श्रेणी से निकलती है यमुना। कौन निकलती है? यमुना। कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाई थान, नेपाल का गोसाई थान। सिंघाबा श्रेणी से निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम होता है? महानदी, महानदी का उद्गम होता है। मेहद झील से किस नदी का उद्गम होता है? माही। सब चीज पढ़ाया हुआ है, समझ गए? 300 प्लस क्वेश्चन है, उसमें 250 क्वेश्चन, 250 प्लस क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। कुछ ही ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं पढ़ाया हुआ है, सब चीज पढ़ाया हुआ है ये सब। पेरियार किस राज्य की सबसे लंबी नदी है? केरल। उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे मीठे पानी की झील लोकटक झील, मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस झील में अवस्थित है? लोकटक झील, मणिपुर में। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी झील है? बेम्बानड। केरल में स्थित बेम्बानड भारत की सबसे लंबी झील है। यह उत्तरी सरकार तट में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लेगुन एवं खारे पानी की झील है। यह रामसर सूची में भी शामिल है। निम्नलिखित में से किस झील की यह विशेषता है? ओडिशा के चिल्का झील। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नौकिचिया ताल झील उत्तराखंड, पाला झील मिजोरम, उमियम झील मेघालय, सोन झील, सोनबिल झील, दीपोरबिल झील असम में है। बी डी ए सी, BDAC। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। झील गुरुडोंगमर सिक्किम में, पबई महाराष्ट्र, चपनाला असम, बेलांदुर कर्नाटक। आंसर ABCD। कथन भारत के अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं। कारण पठारी प्रदेशों की भू आकृति अत्यधिक ऊंची नीची तथा सेल यानी चट्टान कठोर होता है, इसलिए। हाँ, दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। आंसर ए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जलप्रपात और नदी। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी, डुडुमा मुचकुंड नदी, गोकुक घाट प्रवाह चुलिया चंबल। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जलप्रपात और नदी। साडनी शंख नदी झारखंड, दसम
कांची नदी झारखंड, गौतम धारा रारू नदी झारखंड, दूध सागर मांडवी नदी गोवा। आंसर ए बी सी डी। कौन सुमेलित नहीं है? संबलपुर महानदी सही है। सांगली कावेरी नदी नहीं, सांगली महाराष्ट्र में कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। बरेली रामगंगा नदी सही है, मदुरै वेगई नदी सही है। आंसर बी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कुचिकल बराही नदी, दसम कांची नदी, गौतम धारा रारू नदी, साडनी शंख नदी। आंसर ए डी बी सी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लुधियाना सतलज नदी, हैदराबाद मूसी नदी, रंजी ने पंजी, पंजी पंजी मांडवी नदी गोवा, गोवा की राजधानी पंजी है, मांडवी नदी पर है। उज्जैन क्षिप्रा नदी। डी ए बी सी। इसका आंसर मेरे ख्याल से आंसर में गलत है, इसका आंसर मेरे ख्याल से आंसर में गलत है, उसको सुधार लीजिएगा आप। इसका आंसर आंसर में हो सकता है गलत है, सुधार लीजिएगा। सिंधु नदी अपवाह तंत्र की भारत में कुल लंबाई देखिए, एक तो सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर और भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर। सिंधु नदी कुल अपवाह तंत्र यानी सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर, सब चीज बताया हुआ है आपको। कुर्रम, लोची, गोमल, विबोआ और संपार नदी किसकी सहायक नदी है? काबुल की। पंचनद नदियां यानी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज किस स्थान पर आपस में मिलकर सिंधु नदी में मिल जाती है? पाकिस्तान के मिठानकोट। निम्नलिखित में से किस नदी पर उड़ी परियोजना चलाई जा रही है? उड़ी परियोजना झेलम नदी पर, झेलम नदी पर। निम्नलिखित में से सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी? चिनाब। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब। नर्मदा नदी का अंतिम स्थल यानी नर्मदा नदी का संगम या मोहाना? नर्मदा नदी का संगम या मोहाना है खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भेड़ाघाट की संगमरमर सेलों को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा। नर्मदा। ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर। धौली गंगा और अलकनंदा का संगम किस नाम से जाना जाता है? विष्णु प्रयाग। बताइए, पांचों प्रयाग बताइए। 5 प्रयाग बताए हुए हैं, जब गंगा नदी बताए थे 5 प्रयाग बताए हुए थे। फटाफट बोलिए, एकदम में बोलिए। फटा खोज के लो रे, फटा खोज के लो। हाँ बोलो। लड़की बोलिए एकदम में। शांति। देवप्रयाग, भागीरथी और ठीक है। एकदम में बोलो, एकदम में। 5 प्रयाग काइन पर हम ठेका लिए हैं। खड़ा हो, खड़ा हो, हाँ खड़ा हो, खड़ा हो। 5 प्रयाग एकदम में। तो हम क्या करें? कब एडमिशन हुआ है? मई में, तो उसके बाद ही ना पढ़ाए हैं। लड़की
देख तो ली है, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। कॉपी पलट पलट के देख रही थी, सामने में झूठ बोलती है। बोलिए। तो कौन नदी का संगम है, कहां पर, ये बोलिए ना, वो तो ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी, कर्णप्रयाग, ठीक है। देखिए स्थिति क्या है, 5 बार बताए थे बताने वक्त। लीजिए 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 लीजिए, हम कहीं मार देंगे हमको। हटिए, पर हो यार, पिंडार और अलकनंदा के संगम को किस नाम से जाना जाता है? कर्णप्रयाग। कौन नाम से? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग। रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों का संगम? मंदाकिनी और अलकनंदा। देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा। गंगा को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना? पद्मा। किस नाम से? पद्मा। गंगा किस नदी के नाम से अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर? मेघना। किस नाम से? मेघना। चलिए ठीक है, इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। रुक जाइए, लड़की लोग को निकलने दीजिए। लड़की लोग निकलिए, रुक जाइए, वहां पे रोकिए। जो स्टाफ है रोको जी, जो स्टाफ है वहां पर रोको। है कि ना है जी तुम लोग? हाँ रोको, लड़की लोग निकलिए। चलिए इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का।